हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे डिस्कस स्टैटिक जीके का मॉडल पेपर नंबर 6। तो रोज रात को 8 बजे अब से आपकी एक क्लास स्टैटिक जीके की भी लगेगी। ये क्लास आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगी यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, एसएससी आदि सभी परीक्षाओं में। जहाँ पर भी स्टैटिक जीके आएगा वहाँ पर आपको ये क्लास बहुत अधिक हेल्प करने वाली है। परीक्षा में आप बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे अगर आप लगातार इस सीरीज से जुड़े रहेंगे। तो डेली रात 8 बजे चैनल पर आना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के मॉडल पेपर नंबर 6 को। अब तक हम लोग 5 मॉडल पेपर डिस्कस कर चुके हैं और अगर ये जो 5 मॉडल पेपर हैं अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? अब यहाँ पर जो नाम है उसमें सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन है, क्योंकि अगर आप बाबर को लेते हैं तो बाबर की जो आत्मकथा है ये बाबर नामा के नाम से जानी जाती है, आप जानते हैं। लेकिन बाबर नामा जो है ये आत्मकथा जरूर है, लेकिन बाबर जो था वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं आता है। तो अगर आप बाबर समझ रहे हैं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, यानी कि फिरोज तुगलक। तो अगर हम बात करें फिरोज तुगलक के बारे में तो आपको बता दें यहाँ पर कि फिरोज तुगलक 1200 अच्छा देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो जो लोग नए हैं उनको समझना चाहिए कि आखिर दिल्ली सल्तनत जो थी, दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत ये कब से कब तक होता है। तो फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत यानी कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक कुल 5 वंश आए थे जिनको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत माना जाता है। तो ये जो 5 वंश के सुल्तान हैं इसमें सबसे पहले तो आता है गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का समय रहा था 1206 से लेकर 1290 तक। धैर्य बनाए रखिएगा, जल्दबाजी मत रहिए, अध्ययन में आपको समय देना पड़ेगा और आप सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं इस समय पूरे दिन का, इसलिए पूरे धैर्य के साथ और रिलैक्स होकर आप इस क्लास का आनंद उठाएं। इसके बाद बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश ये दूसरा वंश था जो कि आता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत और ये आता है 1290 से लेकर 1320 तक। इसके बाद जो तीसरा वंश आता है वो है तुगलक वंश और तुगलक वंश में ही फिरोज तुगलक आया था। तो तुगलक वंश का जो समय रहा वो 1320 से, यानी कि खिलजी वंश के बाद 1320 से लेकर 1414 तक रहा, ठीक है। इसके बाद आता है सैयद वंश, ठीक है, चौथा वंश रहा था सैयद वंश। सैयद वंश का 1414 से लेकर कब तक रहा, 1451 तक रहा। और पांचवा वंश था लोधी वंश, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। 1451 से लेकर 1526 तक। अच्छा, 1526 के बाद मुगल वंश आता है जो कि दिल्ली सल्तनत का अंग नहीं माना जाता है, इसलिए बाबर गलत जवाब है। फिरोज तुगलक जो है इसने अपनी जो आत्मकथा लिखी है उसका नाम है फतेह फिरोज शाही। क्या नाम है? फतेह फिरोज शाही। ये भी आप याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सही जवाब इसका क्या हुआ? ऑप्शन सी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकोर वाट का मंदिर, इसको अंगकोर वाट भी कहते हैं। तो अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये क्वेश्चन बहुधा आता है और जैसा कि आप जानते हैं अंकोर वाट का जो मंदिर है, अगर इसे आपको देखना है तो आपको कहाँ जाना होगा? आप कंबोडिया जाएंगे तब आप ये मंदिर देख पाएंगे। और ये भगवान विष्णु का मंदिर है और ये जो बना है ये माना जाता है कि ये 1112 से 1153 के बीच में इसे बनाया गया था। किस वंश को समाप्त कर चोल वंश की स्थापना हुई? तो जितनी भी डायनेस्टीज हैं उसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। चोल वंश के बारे में बात करें तो ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं दक्षिण में काला वाला, ये जो हिस्सा था इसे चोल वंश के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्रफल था, राज्य था, वो यहीं पर था। और सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि किस वंश को समाप्त कर चोल वंश की स्थापना हुई। तो चोल वंश की जो स्थापना हुई थी इसको किया था विजयालय ने, नाम था विजयालय, ठीक है, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी और कांची के पल्लव वंश को समाप्त करके स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर सही है।
प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया? एक बहुत ही निर्णायक युद्ध रहा ये, जिसने अंग्रेजों के आधिपत्य को भारत पर स्थापित कर दिया था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, याद रखना इसको। दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विशेषणों से पुकारा जाता है? औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, जहांगीर या शाहजहां? ऑब्वियस है, सही जवाब ऑप्शन बी है, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, तो तुगलक वंश यानी कि ये जो वंश है ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आएगा, ये भी याद रखना आप। ये जो वंश है ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। तुगलक वंश का समय मैंने आपको अभी बताया था 1290 से लेकर 1351 तक रहा, और मोहम्मद बिन तुगलक को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विशेषणों से पुकारा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूनागढ़ अभिलेख ये संबंधित है रुद्रदामन से। अगर आप रुद्रदामन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही बताऊंगा यहाँ पर कि रुद्रदामन का जो समय रहा वो 130 ईस्वी से लेकर 150 यानी 20 साल तक इसका शासन रहा था। ये भारत के पश्चिमी ये जो क्षत्रप राजा थे, क्षत्रप, तो क्षत्रप के अंतर्गत यह एक शक राजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और पूर्ण स्वराज दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस की स्थापना हुई थी। तो उसके कुछ समय पहले, लगभग 20 साल पहले, 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल से त्यागपत्र दे दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि को वापस कर दिया था, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल से त्यागपत्र दिया था सर शंकर नायर ने। और जैसा कि आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल के दिन हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था और ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी, लेकिन एग्ज़ाम में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और भी आता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको बता दूं कि उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है, मतलब किसने कहा है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो सही आंसर होगा वो है वैलेंटाइन सिरोल, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो ये योजना 4 विकल्प हैं, सही जवाब ऑप्शन बी है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब पेश हुई थी ये भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखना कि ये जो योजना थी ये 3 जून को पेश की गई थी 1947 में। ठीक है, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, यानी कि पंजाब से। ठीक है, अहमदिया आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? पंजाब से शुरू हुआ था, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1889 में हुई थी। और अहमदिया आंदोलन के जो संस्थापक माने जाते हैं उनका नाम याद रख लो, काफ़ी ज़रूरी है आपको पता हो। इनका नाम था मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ठीक है, चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया था? तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। ये जो घटना है ये 4 फरवरी 1922 की घटना है, जब 4 फरवरी 1922 को जो मतलब अंग्रेज़ों की जो पुलिस थी उसके और भारतीय नागरिकों के बीच एक रैली निकल रही थी, और उसके बाद एक झड़प हो गई थी। और क्रुद्ध भीड़ ने क्या किया था कि जो चौरी चौरा का थाना था उसको जला दिया था। इसमें लगभग 22 पुलिस वाले मारे गए थे, 3 नागरिक भी इसमें मारे गए थे। इस घटना से गांधी जी काफ़ी क्षुब्ध हुए थे। उन्होंने काफ़ी चर्चा में रहा असहयोग आंदोलन, जो कि लगातार अपनी सफलता की ओर अग्रसर था, उसको वापस ले लिया। हालांकि आंदोलन को वापस लेने पर बहुत सारे लोगों ने अपना विरोध भी दर्ज कराया था, लेकिन
आंदोलन फाइनली वापस ले लिया गया था। तो ये असहयोग आंदोलन था जिसको गांधी जी ने वापस लिया था। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, यह कथन किसका है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है, तो याद रखना इसको, काफ़ी अच्छा प्रश्न। नुबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? नुबियन, तो फ्रेंड्स आपने सहारा मरुस्थल का नाम जरूर सुना होगा। सहारा मरुस्थल का जो पूर्वी भाग है उसको नुबियन मरुभूमि कहा जाता है और ये जो हिस्सा आता है वो सूडान में आपको मिलेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही है। फूलों की घाटी जैसा कि आप जानते हैं ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न। मुझे पता है कि वर्तमान में पेंडेमिक की वजह से परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, तो हालांकि आप लोग बहुत अधिक परेशान ना हो, परीक्षाएं बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी सब कुछ आपके कंट्रोल में, नियंत्रण में होगा और परीक्षाएं भी हो ही जाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। स्टडी आप लोग करते रहिए। प्रश्न जो होंगे फिलहाल अभी कुछ दिनों तक थोड़े से कम रहेंगे, लेकिन बहुत ही जोरदार प्रश्न रहेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आप लोग क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए और यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग एक कॉपी में नोट करते हुए आगे बढ़ें। ये कॉपी आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगी जब आपकी परीक्षा होगी। फिलहाल एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बताइए कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ये हैं आपके ऑप्शन, मार्लेमेंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चमस्फोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम 1935 वाला, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा डिटेल में। और आपको फिर से याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक यहाँ पर दिसंबर 2020 से लेकर, मैं आपको याद दिला दूँ कि दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक जितना भी करंट अफेयर पढ़ाया गया है उसकी एक कंप्लीट पीडीएफ ई बुक भी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। अगर उस पीडीएफ की दरकार है आपको, उसकी ज़रूरत है आपको, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। बहुत ही शानदार पीडीएफ है, सारी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी जो भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। शीघ्र ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।